चलो दोस्तों आप शुरू करते हैं। बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर त्यागी जी, प्रोफैसर अजय वर्मा, कमल जी जिन्हें ते होर सारे रिसर्च स्कॉलर के होर विद्वान दोस्तों, अज अपने विचकार हरियाणा तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा तो हिस्टरी के प्रोफैसर सरवर कुमार चहल आए हुए हैं। प्रोफैसर सरवर कुमार चहल बहुत सारे डीन भी रहे ने, होर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटियां जो कामकार होंगे ने इतने ने जोड़े HOD भी रहे हैं डिपार्टमेंट के, बहुत सारिया हिस्टरी दियाँ किताबां भी लिखिया ने। इन्होंने एडवांस स्टडी शिमला दे फैलो रहे, फैलो तो काफ़ी मनिया जाता है कि बहुत चंगे जोड़े स्कॉलर होंगे ने, उन्होंने 2 साल लिए रखते हैं। इन्हों का ज्योति राव फूले तो उत्थे एक प्रोजेक्ट सीगा ते 2 साल इन्होंने काम किया। लेकिन ये हिस्टोरीयन होने के नाल इन्होंने एक लिटरेचर के एक जोड़ा इंटरवीन या दखल दिता है, एक अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है जख्म अभी ताज़ा है, एक दलित आत्मकथा। ये खास इस करके भी है, एक तो ये हरियाणे की किसी भी हरियाणवी वालों लिखी गई पहली दलित कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि हम आप देखिए ही है कि जिमें जिमें काउंटर एस्थेटिक वाली गल या उल्ट सोच शास्त्र दे आन नाल लेकिन नवे नवे जिहड़ियां राइटिंग्स आईयां ताकि जिहड़ा मेन स्ट्रीम हिस्टरी या मेन स्ट्रीम मुख्यधारा दी जिहड़ियां लिखतां ने कई बार वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही सी, तो या कुछ फैक्ट दे रही सी जिहड़े इतिहासिक जिहड़े फैक्ट ने, लेकिन उन्होंने वेरीफाई किवें करिए ते उन्होंने वेरीफाई करन करके कुछ साहित्यिक लिखतां दा आपां प्रयोग किया। उस तो भी वध जिहड़ी दलित आत्मकथा के रूप में एक जॉनर उभर के आया, जिहड़ा कि जिहदी शुरुआत अपन पता ही है हुई मराठी दलित जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी तो, जिहड़ा अपन अपन ध्यान ही होगा 1960s दे विच जिहड़ी दलित पैंथर वाली मूवमेंट उत्थे चली। उस तो बहुत सारे जिहड़े लेखक उभर के आए जिन्होंने लग्या कि साडे जिहड़ियां साडा तां किते जिक्र ही नहीं हिस्टरी दे विच, साडा किते लिटरेचर दे विच जिक्र नहीं होवे, तो फिर इस तरह का असीं साइलेंट ही हो जाएंगे। असीं किवें करिए, किवें चीज़ां नूं वैरीफाई किया जाए। तो कुछ इस तरह के जिहड़े कल्चरल डॉक्यूमेंट उभर के आए, जिवें प्रोफैसर साहब ने ट्राइबल्स ते काम किया, तो ट्राइबल बारे कुछ मिलता ही नहीं सीगा, तो फिर उन्होंने वॉइस देने लई जिहड़ा इस तरह दी लिखतां दा चलन बहुत वधिया, खासकर जिहड़े मराठी साउथ के जिहड़े स्टेट ने उत्थे बहुत ज़्यादा शुरू होया। फिर उन्होंने देखा देखी अपने पंजाबी च भी होया, ताकि चीज़ां नूं मेल के देखा जा सके ना। जो मिसाल के तौर पर देखना हो, आप किसी एक इवेंट में देखिए, मान लो आप बाबर के टाइम की गल करनी हो तो एक पास जो बाबर की आप जी बाबरनामा है उसमें पढ़ीए तो उस तो अपन मेन स्ट्रीम हिस्टरी जो लगता है बाबर बहुत ताकतवर सी, 2 शेरां नूं मार दिंदा सी, होर इस तरह का सी नंगे अपने 2 बंदियां नूं गधाड़े चक के भजदे, इस तरह दी जानकारियां मिलदियां ताकि बहुत पावरफुल जिहड़ा सीगा। पर जे दूजे पासे उन्होंने समकाली बाबा नानक की पोइट्री देखी है तो है कि इतनी मार पई गुरवाए, तो वो वैरीफाई हो जाता है। इसी तरह पार्टीशन लिटरेचर जब आप अमृता प्रीतम या उसको देखिए तो पता लगता है कि बहुत सारे जिहड़े हिंदू सिख सीगे वो उन्होंने अपने लोगों ने ही मारे जदों वो दूसरे मुसलमानों को बचा रहे थे, या मुसलमानों ने मुसलमान ही मारे जदों वो हिंदुओं के सिखों को बचा रहे थे। तो इस तरह दी जिहड़ियां सीगियां लिखतां दा बहुत चलन चलिया, देखा देखी में पंजाबी च भी होया, लेकिन ये बहुत घट है, पंजाबी च भी बहुत घट है। पंजाबी च अज तक सिर्फ 8 जिहड़ियां ने दलित आत्मकथावां आईयां ने, जिवें तुसीं जानदे बलवीर माधोपुरी दी, गुरनाम अकीदा, लाल सिंह दिल, प्रेम गोरकी, गुरबख्श सिंह राही, सरूज सियालवी ते राम सिंह ते चैन मत्थी, सिर्फ 8 आईयां। पंजाबी दे विच एक भी
किसी दलित औरत की ऑटोबायोग्राफी नहीं। हालांकि अपने तक 33% अपनी जी पार्टिसिपेशन है टोटल। इस करके कुछ कुछ गल्लां तो पंजाबी या पहले आप बता दो या मैं थोड़ा बोल ये ठीक कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी हो रही बढ़िया बच्चे को पता हाँ बिल्कुल थोड़ा जा क्योंकि ना अचानक जी प्रोग्राम बनया तो उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं कोई गल नहीं ऑडियंस इन्नी जेडे बढ़िया करीम हो ही आउंदे तो आगे बच्चे और ये मैं आपको भी एक चीज़ रखना चाहता हूँ उससे पहले कि ये वर्ल्ड पंजाबी सेंटर है। वर्ल्ड पंजाबी सेंटर जो बनाया गया था जो वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर के पंजाबी लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज होती थी। तो ये बड़ा सेंटर है उस तरह से बहुत रिनाउंड जिसका एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं उस तरह का एक सेंटर। और जो हमारे विद्यार्थी भी हैं, जैसे आप कह रहे थे कि विद्यार्थी चले जाएंगे, तो हमारे विद्यार्थी भी मतलब खास प्रतिभा वाले या ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद मतलब मेहनत करके या पहली जनरेशन जहाँ पे पहुँचती है वो वाले लोग हैं, इसलिए आपको लोग चले जाएंगे जब उनको भूख लग जाएंगी। तो इस तरह का नहीं, और बहुत वेरिएड है, थिएटर से है, इंग्लिश लिटरेचर से है, पंजाबी लिटरेचर से है, एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे इस तरह की वेरिएड हमारी ऑडियंस है। मतलब यहाँ पे जो बंदा आप बोलोगे तो समझो आप पूरे वर्ल्ड को संबोधित कर रहे हो इस तरह का। मतलब हमें कोई जल्दी नहीं सर आप लोग ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਦਲਿਤ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੰਤੁਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ जो दलित ऑटोबायोग्राफी मराठी की है उनकी एक खासियत है कि वो सारे एक्टिविज्म से निकले हुए लोग हैं, जैसे लिम्बाले हो गया, दया पवार हो गई और इस तरह के लोग हो गए। तो उनकी क्या है कि तो बहुत उन्होंने एक्टिविज्म करते करते ही मतलब लिखी। जब वो बहुत संघर्ष के बीच में कूदे हुए थे, संघर्ष में लगे हुए थे, इस तरह से पंजाबी दलित ऑटोबायोग्राफी और आपकी ऑटोबायोग्राफी में एक ये फ़र्क है कि पंजाबी में जितनी भी ऑटोबायोग्राफी है वो ज़्यादातर मतलब वो तब लिखी गई है जब वो लोग वेल सेटल्ड हुए। तो उनका ये मानना है लिम्बाले का या जो उनकी दलित एस्थेटिक्स का वो मानना है, वो कहते हैं कि जब आदमी तभी कोई चीज़ सही सही लिख सकता है जब वो उस दौर में से गुजर रहा है। जब वो उस दौर से निकल जाता है तो फिर वो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और एक और फ़र्क उनमें से जो दलित ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी मराठी में, उनमें से कोई भी लेखक नहीं है। वो कहते हैं कि जब इसमें ऑथरली इंटरवेंशन आएगा तो आप सही बात नहीं लिख सकते। लेकिन पंजाबी में जो है कि पहले एज ए राइटर एस्टेब्लिश हुए सभी लोग, जैसे बलवीर पालनपुरी और सभी लोग अच्छे कहानीकार बने, अच्छे उन्होंने पहले साहित्य अकेडमी से प्राइज़ तक मिले, फिर बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन इनका ये है कि इनका मराठी से मिलती जुलती है कि ये कोई लेखक नहीं है, ये इनकी पहली किताब ही है। और फिर पहली किताब होने के कारण इसमें ऑथरली इंटरवेंशन होता है ना, जो आपके अंदर एक लेखक बैठा होता है, वो फिर सच्ची बात या एक तरीके से उस तरह की सीधी बात नहीं कहने की। खासकर जो अपने लिटरेचर वाले लोग होते हैं वो घुमा फिरा के बात कहते हैं, लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी में वो बात नहीं। स्पष्ट हाँ उसमें क्योंकि बेसिकली ही इज एन हिस्टोरियन, तो इसमें एक हिस्टोरियन इंटरवेंशन भी बहुत कम है। उसमें ये नहीं है कि इन्होंने रोहतक शहर का जिक्र किया, नहीं तो हिस्टोरियन होता तो पहले वो रवि रोहतक बाबर ने बसाया फलाना इतनी सदी में, इस तरह का डिस्क्रिप्शन इसमें इनमें नहीं है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा फ़र्क क्या है कि जो मराठी दलित ऑटोबायोग्राफी में उनमें बहुत भयंकर तरीके से प्योरिटी और पोल्यूशन वाला छुआछूत वाला मसला बहुत है। लेकिन जितनी भी पंजाबी ऑटोबायोग्राफी है उनमें नहीं है, और आपकी ऑटोबायोग्राफी में भी
वो उस तरह का जिक्र नहीं है। और इमेजेस जो बिंब बरतते हैं, जो मेटाफर यूज करते हैं, वो मराठी वाले लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रचंड है उनका एक मुहावरा और गाली गलोच है पूरी तरह से। लेकिन पंजाबी वाले भी थोड़ा उसमें थोड़ा आता है, लेकिन गुरेज करते हैं उनके मुकाबले। और इमेजेस थोड़ा वो मेन स्ट्रीम इमेजेस आ जाते हैं। पंजाबी में चरखा का जिक्र आता है, हड़ का जिक्र आता है, ट्यूबवेल का जिक्र आता है, पॉपुलर कल्चर में से वो ले लेते हैं। तो लेकिन आपकी ऑटोबायोग्राफी में भी मुहावरा है, वो उस तरह से उसमें गाली गलोच तो बिल्कुल नहीं है। मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, लेकिन एक डिफरेंट होने की मैं बात करूँ। और जो मेन इसमें है पंजाब के दलित ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि मराठी में तो मेन कास्ट वो सेंटर पे रहती है, लेकिन पंजाबी में जब वो आती है तो मसला लैंडलॉर्ड और लैंडलेसनेस वाला कि काश हमारे पास ज़मीन होती तो फिर पता लगता ना, काश हमारे भी खेत होते तो हमें पता लगता, फिर हम बताते भी क्या चीज़। कास्ट का उतना नहीं उभर के आता। जैसे आपकी ऑटोबायोग्राफी में आता है काश सरकारी नौकरी मिल जाए फिर आप देखें, फिर अब हम नहीं किसी को आने देंगे। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी में क्योंकि ये प्रोफेसर हैं, कैसे प्रोफेसर बने, बचपन में तो उन्होंने कहाँ कहाँ खेतों में काम किया, चाय की रेडी पे काम किया, उसका जिक्र है। लेकिन वो उसका सेंट्रल पॉइंट यही होता है कि नौकरी मिल जाए। दलित जो मराठी ऑटोबायोग्राफी है उनमें कास्ट का होता है, और जो पंजाबी दलित ऑटोबायोग्राफी है वो चलता है कास्ट को लेके। अम्बेडकर की बात करते करते फिर वो मार्क्सिज्म तक पहुंच जाता है, मार्क्सिज्म की बात करते करते वो नक्सलाइट तक पहुंचता है, नक्सलाइट से करते करते फिर वो गुरबानी में। तो मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्शन से, क्योंकि कास्ट का मतलब बहुत सीधा सीधा मतलब आड़े हाथ जिसको कहते हैं लेने वाला है, वो आपके मत में वो इस तरह की कोई डाइवर्शन नहीं है। मतलब बेसिकली इनको कहा जाए तो ये शुरू से कहते हैं मैं तो भी नास्तिक हूँ, मैं अम्बेडकर आई हूँ, और मैं जब कुछ भी नहीं हूँ, मतलब उस तरह से मेरे को फिक्स्ड वो वाली नहीं है, लेकिन एक कास्ट सेंटर में रहती है। तो ये एक बढ़िया बात है जो कि एक हल की तरफ, हल भी इसी में से ही निकलेगा जब हम उसको फोकस में रखें। और आपकी जो ऑटोबायोग्राफी में, क्योंकि आजकल जो लिटरेचर सारा ही उसमें दलित लिटरेचर के सामने सनातनी वाला बहुत प्रभाव आ जाता है, लेकिन आपने वो बिल्कुल उस तरह से नहीं है। एक टीका का जो प्रभाव होता है। हाँ, एक ये है कि मराठी दलित ऑटोबायोग्राफी में, क्योंकि वो फैमिली हो गया उसको बिल्कुल नहीं, ना वो किसी की प्रभुसत्ता मानते हैं, चाहे उनका बाप ही हो, बाप को भी वो गाली गलोच को लेके कि मेरा बाप मेरे हाथ में लग जाता तो मैं मार ही देता, जब मेरी माँ लग जाती तो मैं उसको मार ही देता, जब मुझे मेरे बाप का ही नहीं पता, जब मुझे मेरी माँ का ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरी माँ ने, मतलब इस तरह उनका कोई गुणगान नहीं। जैसे नहीं सभी मोस्टली, लेकिन मोस्टली टोन उनकी गुणगान वाली नहीं है कि हम जैसे मेन स्ट्रीम अपना होता है ना, कि मेन स्ट्रीम में तो यही है जो हम देखें गांधी किसी भी ऑटोबायोग्राफी देखें हम किसी, उसमें क्या है कि फ्रॉम जीरो इस तरह से जीरो तो जीरो का सेल्फ ग्लोरिफिकेशन भी उसमें जो प्यो का बहुत बड़ा रोल होता, माँ प्यो का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन वो इस इन्हों की जी ऑटोबायोग्राफी उस काफ़ी माँ प्यो का गुणगान किया गया जोड़ा कि दलित सौंदर्य के जिक्र है उसके खिलाफ। एक जोड़े मराठी दलित ऑटोबायोग्राफी के बीच में है वो जैसे कास्ट को मैंने बताया कि सीधा लेते हैं, आड़े हाथ से लेते हैं, लेकिन वो फिर उसमें मतलब ये इसमें भी इंडियन और पंजाबी में भी कहीं कहीं फिर वो जाटों का ब्राह्मणों का गुणगान जरूर आता है। एक तो ताया था वो बहुत हेल्प करता था, नहीं थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है, जैसे किसी यादव ने मतलब ठीक उतना नहीं है, लेकिन पंजाबी में भी उतना नहीं होता, लेकिन जिक्र होता है। तो हाँ,
तो ये कुछ बातें थी उसमें आपका था कि ये पंजाबी दलित ऑटोबायोग्राफी में भी और इनके वाली हिंदी में भी मराठी के मुकाबले में जो 3 चीज़ें वो कहते हैं कि हमारा 3 चीज़ों का फोकस है। एक तो लोअर कास्ट रेवोल्यूशन, सेकंड है चेंज तब्दीली होना समाज में, और तीसरा है मुक्ति, जिसके लिए कुछ ताबड़तोड़ समाज में तब्दीली की ज़रूरत मेन उनका सेंटर होता है। ये ना तो पंजाबी दलित ऑटोबायोग्राफी में कोई चेंज की बात है, ना ही आपके वाले में है। थोड़ा थोड़ा वो दया पवार जैसे दलित ब्राह्मणिज्म की बात करता है, वही एक मिडिल क्लास अप्रोच, क्योंकि वो आते ही मिडिल क्लास से सारे लोग पंजाबी वाले भी हो रहे हैं। बस एक मुझे लास्ट चीज़ और पढ़ते पढ़ते ये लगी, जैसे पंजाब में तो है, मुझे आपका नहीं पता उधर कैसे है। पंजाब में जैसे बहुत ज़्यादा हम कह दें आजकल कोई प्रोफेसर या उस तरह रिस्पेक्ट रह नहीं, और कुछ लोग कोई चीज़ पूछते भी नहीं। कई लोग तो जैसे फार्मर को टेस्ट होते, किसी ने नहीं पूछा किसी प्रोफेसर को, और बल्कि लोग नफरत करते हैं, हाँ ये इतने पैसे ये क्या काम करते हैं। तो कई लोग यूनियन के लोग यहाँ भी थे, हम तो इनके मुँह पे टूटना पसंद है, क्योंकि ये PAU वाला का जो रोल रहा खेती में और ये बात तो मुझे ये भी लगता है कि एक जो एकेडमिक्स है उनमें भी थोड़ी गिल्ट की भावना आती है कि वाकई हम लोग कुछ कर रहे हैं उस तरह का या नहीं करते हैं, पैसे मिल रहे हैं। और गिल्ट में फिर वो सेल्फ सर्शन टाइप की करता है। सेल्फ सर्शन के लिए फिर उसको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, तो मेरा रहता। लेकिन उससे आपसे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूँ जैन जी को, ये क्योंकि वर्ल्ड पंजाबी सेंटर से जुड़े हुए हैं और बात हुई है आप स्कॉलर को अपने कैमरा ना नहीं जो ठीक है फिक्सेशन नहीं कोई गल नहीं, थोड़ा सा आप और आगे आ जाओ और कैमरा थोड़ा घुमा उनको पता है वो करते हैं। चल रहा हाँ क्योंकि मैं तो ना आपसे पहले इनके स्टूडेंट का वहाँ पेपर इंग्लिश डिपार्टमेंट सर में उनको बुला देंगे, फिर आप अपनी बात और होगा नहीं अगर आपको बोलना ठीक है आपको मौका वो मेरे बात आपको सत्कार जो प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार जी, प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा जी, ते प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी खुशी की गल है सुशील जी का फोन आया भी किताब से आप गल करनी है। मैं घर जरूरी काम सीगा तो मैं इन्हों की गल टाल नहीं सकता, जे सर होए सुशील जी होए तो मैं इदा ही कपड़े कुपड़े मिस धोए मैं इदा ही करके ना आ गया। पर जी गल है जो मैं आके देखी भी बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो डॉकूमेंट है वो मैनू गल बड़ी चंगी लगी दिल तो मुझे साडे दरम्यान जेड़े हैगे साडे हिस्टोरीयन ते राइटर सरवर कुमार चहल जी वो पहुँचे है। उन्हों का मैं पंजाबी साहित्य के विभाग ते वर्ल्ड पंजाबी सेंटर वालों तह दिलों स्वागत करता। और क्योंकि डॉक्टर भीमिंदर जी जेड़े सेंटर के डायरैक्टर ने और बड़ी कर्मशील शख्सियत ने जेड़े और बड़े मीनिंगफुल समागम कराते हैं, वो जरूरी मीटिंग अज डीन के ऑफिस के है। प्रमोशन की जो फाइलों ने वो देख रेख से उन्होंने मीटिंग हो रही है। उन्होंने मैनू कहा भी तुसी काम चलाओ
ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ यूनिवर्सिटी का रिलेटेड तो है, पर इसका पंजाबी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लेन देन नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये सेंटर, क्योंकि जो वर्ल्ड के फेमस राइटर आते हैं उनसे बात करनी, संवाद करना, इस सेंटर का जो मुख्य जो प्रयोजन है, जो मोटिव है। और मैं थोड़ा सर बारे इंट्रोडक्टरी में दस के थोड़ा मैं बोलांगा, फिर सर गलबात करनगे। चहल साहब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो पहुँचे हैं। ये समाज विज्ञान विभाग के डीन रहे, इतिहास विभाग के हैड रहे, और महात्मा ज्योतिबा फूले चेयर के प्रभारी रहे, चेयरमैन रहे, हुण भी ने। इन्हां दी जिहड़ियां किताबां ने बहुत इंपॉर्टेंट, दलित पैट्रोनाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अनटचेबल्स ऑफ इंडिया 1921-1947। दूजी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तीजी है द हिंदू सोशल रिफॉर्म, अ स्टडी ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ज्योतिराव फूले। इस तो अलावा इन्होंने बहुत सारे पेपर ने। कोई भी ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਥਿੰਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, जंगलों के जिन्हों की बाहरली दुनिया में संपर्क बहुत घट है। और इतों तक कि जोड़े घमंतू कबीले पंजाब के बैठे है, मैं उन्होंने मनोविज्ञान देखा, साइकोलॉजी देखी, वो रहिंदे तो विच ने, पर उन्होंने इंटरैक्शन बाहरले लोगों नाल अज भी बहुत घट है, क्योंकि मैं काम किया है, मैनू इस गल का पता है। और जिहड़ा ये किताब है कित्थों आई, सारे इतिहास के बंदे है, ये किताब इन्होंने क्यों लिखी है, क्यों लिखनी पई। ਜਦੋਂ भी कोई राइटर कुछ लिखता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक आइडिया ਹੁੰਦਾ, एक सोशल कंसर्न ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और सरवर कुमार चहल जी की जी किताब जख्म अभी ताज़ा है। हाँ, जितने भी दलित स्वय जीवनियाँ हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनमें क्या है, जो अंदरला जो उनके भीतर क्या चल रहा है राइटर के अंदर, वो जो टाइटल हैं वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जख्म अभी भी ताज़ा है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि सर ने टाइम इनने लेना, मैं तो 2-4 बातें करूँगा। और जो दलित समाज है उनकी मुख्य धारा में जो हिंड्रेंसेस थी, ऑब्स्टेकल, वो और किस्म के हैं। और जब हम बात करते हैं ट्राइबल जो लोग हैं, उनके साथ जो भेदभाव था वो और किस्म का था। तो जो भी राइटर जिसने भी काम किया है, उनके अनुभव हैं जो मौलिक हैं। और बहुत सारे राइटर हैं जो अपनी बात रेवोल्यूशनरी ढंग से करते हैं, और बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जैसे जैसे समाज में उनके साथ होता रहा, वो कोशिश करते हैं वो उन बातों को सहज ढंग से प्रकट करें। और क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ी नहीं है, जो किताब का टाइटल है, जो किताब के पिछले पन्ने पे जितनी लाइनें लिखी हुई हैं, वो जो राइटर की आंतरिक वेदना है उसको प्रकट करते हैं। सुशील जी ने बहुत, इन्होंने सिर्फ इस किताब की बात नहीं की, इन्होंने जो पंजाब का दलित लिटरेचर है उसको कोशिश की कि उसको टच किया जाए। इन्होंने काम भी किया उस फील्ड में। अजय सर हमारे दरमियान बैठे हैं, ये भी बहुत सारे जो यहाँ पर काम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो चाहे मुख्य धारा में हो, दलित लिटरेचर में हो, या ट्राइबल लिटरेचर में हो,
या जो जेंडर इश्यूज़ हैं, नई प्रॉब्लम्स हैं, नए संकट हैं, उनके साथ ये वाबस्ता रहते हैं और यूनिवर्सिटी टीचर को रहना ही पड़ता है, तभी वो अपने फील्ड में काम कर सकता है। तो मैं सर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये दस्तावेज़ रचा है, हम ये दस्तावेज को यूनिवर्सिटी के जो हमारे लिटरेचर के डिपार्टमेंट हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, पंजाबी डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट है, हम वहाँ तक रीच बनाएंगे ताकि इस डॉक्यूमेंट पे बहस हो सके। जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये सारी संवेदनाओं को, सोशल कंसर्न को समझ सके, उनसे अपना राब्ता बना सके। अब मैं ज़्यादा बात ना करता हुआ, क्योंकि सर ने कहा थोड़ा हिंदी में हो जाए, क्योंकि ये बात आगे भी जानी है, पंजाबी में हम करेंगे तो उसकी सीमाएँ हैं। तो मैं अब चहल साहब को निवेदन करता हूँ कि वो अपनी इस पुस्तक पे चर्चा करें, स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपनी जो इनकी यात्रा है साहित्य की और हिस्ट्री की, या अपने जो डीन रहे हैं सोशल साइंसेस के, वो सारी बातें हैं जो वो हमारे साथ करें। थैंक यू त्यागी साहब और प्रोफेसर सुशील कुमार जी, रिसर्चर त्यागी साहब, वर्मा जी और प्यारे रिसर्च स्कॉलर्स एंड विद्यार्थियों, मैं एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक यू सुशील कुमार जी और त्यागी साहब, वर्मा जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू डिस्कस माई ऑटोबायोग्राफी एंड ट्रेमेंडस स्टार ऑफ यू। मैं हिंदी पे ही बात करता हूँ और मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। मेरे से पहले जो सुशील कुमार जी जो बोले, उन्होंने जो तो ओवरऑल एक रिव्यू दिया कि किस तरह से दलित आत्मकथाएँ लिखी गई और किस कंटेक्स्ट में पंजाब में काम शुरू हुआ और उसमें मैं कहाँ पे रिलेट करता हूँ, मेरा काम कहाँ पे है, ये सारे उन्होंने बताया अपने प्रीफेस में। और अभी त्यागी सर भी बहुत बड़े आदमी हैं, पर ट्राइबल स्टडीज़ पे काफ़ी रिसर्च है जो मुझे बताया गया। और वर्मा जी भी से मेरी अभी इंट्रैक्शन हो रही थी, तो ये जो कुछ इंसाइट्स जो है वो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग लगे मुझे। तो इतने बड़े लोगों के बीच में आके, और मुझे आपका भी ऑडियंस भी मुझे बताया गया है कि काफ़ी मिक्स है, कई आर्टिस्ट भी हैं इसमें, कई हिस्ट्री के लोग हैं, कई लिटरेचर के हैं और अलग अलग चीज़ के। तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि मैं आज पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, अपनी आत्मकथा को मैं चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों ज़्यादा वक्त भी नहीं दूँगा, मैं 20 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। ये मेरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है ज़ख्म अभी ताज़ा है, एक दलित आत्मकथा, ये हिंदी उर्दू प्रकाशन से पब्लिश हुई है। इसी साल विश्व पुस्तक मेला में फरवरी में इसका लॉन्च हुआ था। हिंदी उर्दू में एक अच्छा इमर्जिंग जो है पब्लिशर है, बहुत बढ़िया पेपर बैक छापता है ये, और ये सिर्फ 212 रुपये में इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा प्रोपोगेशन भी करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस नहीं है, 212 रुपये में कहीं खरीदा भी नहीं आता। तो मेरी गुजारिश है आप सब इस लिटरेचर को और इस तरह का और लिटरेचर है उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे जब दलित लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल ही एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें एक अलग दुनिया से हमारा वास्ता पड़ता है। तो जिसको हम कहते हैं ना यथार्थ ट्रुथ भी सबके अपने अपने होते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिविटी हम सब फॉलो करते हैं, मैंने भी करी है। अल्टीमेटली उद्देश्य सच्चाई को ही जानना है, हम सब का उद्देश्य है, हम दलित स्टडीज़ करें, जेंडर स्टडीज़ करें, उद्देश्य वही है। लेकिन पर्सपेक्टिव जैसे बदलता है, सच्चाई के रंग बदलते हैं। अब जैसे आप दलित के नज़रिए से देखेंगे तो सच्चाई कुछ और दिखेगी, ब्राह्मण के नज़रिए से देखेंगे तो सच्चाई कुछ और दिखेगी। बस फर्क इतना है तो हमें सच्चाई तक पहुंचना है और सच्चाई के ऑल कलर्स के साथ हमें उसको समझना होगा। दोस्तों मैं इसमें 5-7 पॉइंट बताऊंगा इस आत्मकथा के, ये क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई। पहली बात है कि जो इसका कंटेंट है मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता इसके विषय सूची में जो मैंने 19 चैप्टर बनाए हैं। लेकिन बेसिकली ये एक स्टोरी है, एक जैसे का टाइटल भी है दलित ऑटोबायोग्राफी, एक दलित प्रोफेसर की कहानी है। किस तरह से वो एक दलित परिवार में, एक सामान्य गरीब घर परिवार में पैदा हो गए। रोहतक शहर का परिवेश है, हरियाणा में रोहतक आप जानते हो, हरियाणा की कल्चर का सेंटर भी माना जाता है एक तरह से।
तो वहाँ से कैसे वो बच्चा निकलता है, ये असल में जर्नी है उसकी रोहतक से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक जाने की। उसके बाद का मैंने इसमें आगे का नहीं लिखा है, प्रोफेसर बनने के बाद जो है मेरी जर्नी कैसे रही है। दिस इज जस्ट अबाउट द मेकिंग ऑफ माई लाइफ, कैसे एक ज़िंदगी बनाई जाती है। देखिए जब कभी कभी मेरे मन में पहले भी ख्याल आता था, बचपन में भी, जब कॉलेज में था खासकर, मैं अपनी कहानी लिखूँ, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस जब भी हो चुके थे कि उनको लिपिबद्ध किया जाता था, और समय समय पर मैंने कुछ मेमोइर्स लिखे भी। इस बात में सोचा कि मैं इसमें लिखा भी है मैंने कि मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊँगा, जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं, तब लिखूँगा। लेकिन जब बड़ा आदमी तो प्रोफेसर हो गया, फिर एडवांस स्टडी में फेलो हो गया, तब लगा भाई कुछ हो गया हूँ मैं 50 के आसपास, 50 से क्रॉस कर चुका था। तब लगा कि मुझे और भी लिटरेचर पढ़ा यार, ये तो पहले ही लिख देना चाहिए था। क्योंकि दलित के लिए अपनी ज़िंदगी बना लेना उन हालातों से निकल के, जहाँ आप देखिए हालत कैसे होते हैं। हालत ये है आपको पता नहीं आपकी पढ़ाई कब छूट जाएगी। हालत ये है कि आपको पता नहीं कि आपका जो आपको अगले पल रोटी भी मिलेगी कि नहीं। हालत ये है कि आपको पता नहीं आपकी ज़िंदगी अगले पल सुरक्षित रहेगी कि नहीं। कदम कदम पे मौत का भी सामना है, अभाव का सामना है, अपमान का सामना, ये सब मतलब एक ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी में, उस ट्रॉमा को एक तरह से दोबारा जीना मतलब आसान काम भी नहीं है। इस पर भी आऊँगा मैं। तो ये लिखने का मतलब जब आप ये लिखते हो तो आप देखिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि जो सो कॉल्ड अपर क्लास बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, वो तो कई जिंदगियों के बराबर है। हम जो अपनी ज़िंदगी किस तरह से बना लेते हैं, ये कोई बड़ा आदमी से बनने से कोई कम उपलब्धि नहीं होती कि अपने अपने आप को जमा लिया, सेटल कर लिया इस सोसाइटी में, खासकर सभ्य समाज का हिस्सा बन गया। तो ये जो कहानी है ये इस कंटेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में मैंने लिखी। मैं एडवांस स्टडी शिमला में था, बड़ा शानदार मौसम भी है, माहौल भी है, एकेडमिक वर्ल्ड लेवल के फेलो आते हैं, वहाँ पे बैठ के मैंने ये लिखा। मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा था, उसके साथ ही मैंने ये काम किया। दोस्तों इसमें दूसरा जो मुद्दा आता है कि मैंने इसका और भी इसका काफ़ी चर्चा भी हुई है, इसका टाइटल ये जो रखा है जख्म अभी ताज़ा। अब सवाल ये पैदा होता है मेरा जख्म अब तो मर जाना चाहिए, यानी सहज सवाल यही आता है। और इस पर मेरे मन में भी मंथन चलता रहा। वहाँ भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया। एडवांस स्टडी के हमारे जो फेलो थे पराजे के साथ थे, बड़े लर्नेड आदमी थे, तो वहाँ उन्होंने एक सेमिनार भी कराया था इस पर, और वहाँ भी ये चर्चा चली कि इसका टाइप क्या ठीक रहेगा। तो अल्टीमेटली यही बात निकल के आई, उभर के आई कि देखिए मैं एक थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रीफ सी। ये टाइटल ऐसा क्यों रखा है, अल्टीमेटली निकल के यही आया कि भाई जो दलित है, क्योंकि दलित समस्या तो अभी भी बनी हुई है ना, उसका जख्म अगर भर भी जाए, बल तो अगले बार फिर कोई न कोई कुरेद देता है, और वो कुरेदना चलता रहता है, वो एक्सपीरियंस चलते रहते हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तो इसलिए उसका जख्म जो है वो ताज़ा फिर हो जाता है। मेरे से मैं ICHR हिस्ट्री का आदमी हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में मैं गया हुआ था एक किसी मीटिंग में। तो मुझे एक मैडम मिली, लाइक कास्ट ब्राह्मण बैकग्राउंड से थी, मिश्रा मैडम। और उन्होंने पूछा कि सर ये आपको पता, उनको पता चला तो इस तरह आपको जख्म मर जाना चाहिए, क्या है कि बड़े विद्वान प्रोफेसर होते हैं, आपने पीछे में आए थे। मैंने कहा मैडम मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आप जेंडर स्टडी तो काम कर रही थी, मैंने कहा जरा ये बताइए आप जेंडर स्टडी पे काम करते हो, ये बता दो क्या पैट्रियोटी समाज से खत्म हो गई है? मुझे इस सवाल का बताओ जवाब। मैडम जो है शॉक हो गई, बोली सर पैट्रियोटी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा देखिए आपको पैट्रियोट, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पैट्रियोटी सुपरफिशियल लेवल पे बात करें तो खत्म लगती है, लेकिन खत्म नहीं हुई। लेकिन आप की बात को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ ब्राह्मण बन के देख रहे हो। मेरी आत्मकथा को अब आप जब आप पढ़ रहे हो ना या देख रहे हो तो आपने ब्राह्मण बन के देखा है। अगर आप दलित बन के महसूस करते तो मैं भी कहता, आप भी यही कहते हैं कास्ट प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और ये जख्म आपका भरा नहीं है, जैसे आपका नहीं भरा है, महिला का जख्म नहीं भरा है। अभी तो हमारा जख्म जो है अच्छे से बताया भी नहीं है, ना आपने बताया है ना है। तो ये दूसरा एक पॉइंट है इसमें। तीसरी बात है इसकी अप्रोच क्या है। देखिए इसकी कुछ 4-5 बिंदु मैं टच करूँगा, बहुत लंबी स्टोरी में मैं नहीं जाऊँगा। मेरी अप्रोच क्या है,
देखिए अप्रोच में दो बात हैं, एक तो है ये हिस्टोरिकल, क्योंकि हिस्ट्री का आदमी हूँ मैं, तो ऑब्वियसली वो हिस्टोरिकल अप्रोच आ जाएगी। मेरा ये मानना है आत्मकथा जो है कोई राम कहानी नहीं होती। अगर आपको अपनी राम कहानी लिखनी है उसका कोई फायदा नहीं, मत सुनाओ हमें गौर मत करो। एक मैं शिमला में किसी बड़े आदमी का आत्मकथा पढ़ रहा था एडवांस स्टडी में, और मुसलमान लिखते हैं मैं बड़ा आदमी बन गया, फिर मैं जो है ज्ञानी जैन सिंह से मिला, फिर मैं इंदिरा गांधी से मिला, मैं इससे मिला। बट नॉनसेंस, क्या मतलब है इन बातों का? क्यों, क्या मतलब, हमें क्या मतलब है ये जो कहानी क्यों सुना रहे हो आप? देखिए आत्मकथा जब लिखी जाती है जब आपके पास समाज, उस समाज जिससे आप निकले हो, उस समाज के इतिहास को बताने का कुछ बहाना है। मेरा ये मानना है आत्मकथा हमेशा एक सामाजिक इतिहास होती है, सामाजिक दस्तावेज होती है, एक सोशोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है। तो देखिए हम इस समाज में पैदा हुए हैं, जैसा भी समाज है हमारा, इसी में हम बनते हैं, इसी में हम बर्बाद भी हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग बैकग्राउंड, मेरे बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, बहुत सारे तो बर्बाद ही हो जाते हैं। तो इस सोसाइटी किस तरह की थी, जैसे खासकर हरियाणा का समाज मेरे उस दौर में जब मैं बड़ा हो रहा था, वो समाज क्या था, उसमें क्या ट्रांजिशन आ रहे थे, किस तरह के जो है खासकर जो कास्ट सोसाइटी है इसमें जो है अप डाउन चल रहे थे। एक पूरा एक आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, उसको हमने देखा है। वो कंटेस्ट है, कैंपस लाइफ में था, उसमें मैं इंस्टीट्यूट पढ़ता था। तो ये असल में एक तो सोशल हिस्ट्री है बेसिकली। तो दूसरा जो है इसमें एक सिंपल एक दलित गाथा है, जस्ट एक दलित गाथा, जैसे वो दलित कहानियाँ हैं ये उस तरह की है। इसमें बस वो एक्सपीरियंस, एक रॉ एक्सपीरियंस, कोई इसमें पॉलिश नहीं करी गई है। हालांकि मैंने मैच्योर होकर लिखा है, लेकिन मैं लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, तो हिस्ट्री का आदमी हूँ, इसलिए हिस्ट्री के एक्सपीरियंस को सीधे सपाट फैक्चुअल तौर पर बताने का मेरा है। मैंने कोई सौंदर्य तौर का मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, उस तरह की शब्दावली भी नहीं है। तीसरी बात है जो है मेरी आइडियोलॉजी, किस तरह की आइडियोलॉजी है? देखिए आइडियोलॉजी हर आदमी की होती है, सामान्य आदमी की भी होती है, पढ़े लिखे लोगों की तो होती है। तो आइडियोलॉजी को मैं छिपाऊंगा नहीं, मेरी इसमें क्लियर कट एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी में दो तीन पहलू है। पहली बात अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी है, हमको और अम्बेडकराइट, अम्बेडकर को पढ़ चुका हूँ। कोई भी दलित जो स्वाभिमानी होगा खासकर वो अम्बेडकर को जरूर पढ़ेगा और अम्बेडकर से वो उस विचार से वो जुड़ेगा। पहली दूसरी बात है ह्यूमैनिटेरियन है, थोड़ा खुली विचार है मेरा। ऐसा भी नहीं है कि अम्बेडकरवादी बहुत सारे झूठे अम्बेडकरवादी वो असल में जातिवादी बन जाते हैं, उस तरह का नहीं, मैं मानवतावादी हूँ। और ये जब दलित कहानी भी पढ़ोगे बेसिकली पर्पज मानवता को ही जानना है। तीसरा मेरी प्रोग्रेस अप्रोच है, प्रोग्रेसिव, मैं थोड़ा सा खुली सोच का हूँ। मैं कंजर्वेटिव सोच में तो अपने आप को नहीं मानता, ना अम्बेडकर मानते थे, है ना। दो तरह के विचार होते हैं मेनली, ब्रॉड लेवल पे देखें, कंजर्वेटिव विचार आए हैं और दूसरे प्रोग्रेसिव। कंजर्वेटिव लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने समाज में परिवर्तन में बाधाएं पैदा करी। मैं एक बार अपने वाइस से किसी बात में मतभेद हो गया, तो मैं अभी सब लोगों के बीच मैंने कहा भैया ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, मेरे जैसे लोग हैं, ये जो लोग आ गए आए, ये प्रोग्रेसिव लोगों के आइडियाज से आगे आए हैं। इन लोगों को रास्ते तब मिले हैं, तब ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनी है, तब जो है राइट्स मिले, मानवाधिकार वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अप्रोच की है कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं। वो तो आप देखिए अब स्टेटस को एक अप्रोच हो जाती है, वो अप्रोच मुझे नहीं मिले कि हम लोगों को नेचुरल मिली बात हो। तो इसलिए चौथी बात ये है इसमें। और पाँचवीं बात ये है कि इसका जो है, इसका जो क्या कहेंगे, इसका मैसेज क्या है, क्यों लिखना चाहा मैंने, या क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैसेज हम सब का एक ही है, वो है एक सभ्य समाज बनाना, एक सिविल सोसाइटी बनाना। सिविल सोसाइटी पर्पज ये है, पर्पज ये अपनी राम कहानी सुनाना नहीं है, पर्पज जातिवाद को भी फैलाना नहीं है। हम सब एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं। सभ्य समाज कैसे बनेगा आप सवाल ये। देखिए मेरे बाद में वैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है हम सभ्य समाज तब बना पाएंगे जब हम तमाम तरह के पूर्वाग्रहों को खत्म कर देंगे। बेसिकली सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो बायसेस की हैं। कास्ट की जिनमें से एक बायस है, एक बायस जेंडर बायस है ना, एक बायस तो जेंडर भी बहुत तरह के होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं, एक बायस कम्युनल बायस है। हमने तरह तरह के बी एंड डे बना रखे हैं। जब किसी दलित से मिलते हैं तो सावड़ बन जाते हैं, महिला से मिलते हैं तो मर्द बन जाते हैं, जब किसी मुसलमान से मिलते हैं तो हिंदू बन जाते हैं या सिख बन जाते हैं, है ना। किसी विदेशी से मिलते हैं तो भारतीय बन जाते हैं। ये क्यों बी एंड डे बना रखे हैं? हमने सारे बी एंड डे हम जब हम खत्म कर देंगे, जब हम सब हम ही हो जाएंगे।
तब एक सिविल सोसाइटी, एक सभ्य समाज बनेगा। और यही मेरा पर्पज है, ये दलित विरोधी पूर्वाग्रह को। कई लोग ये कहते हैं कि भाई कास्ट की प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई। अपनी मेरी बात अब बताए, अब 10 साल में ये मैंने ये लिखी भी ऐसे टाइम में है, पता नहीं कि हमारे दलित इंटेलेक्चुअल्स को भी क्या होगा। एक समय बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे रिजिम बदला, मेरा इशारा समझ रहे हो ना, अब इस रिजिम में लोगों ने लिखना ही छोड़ दिया। सब लोगों को पता नहीं क्या साफ सुन रहे हैं। ये 2014 के बाद शायद तो मतलब गिनी चुनी सी कहानियाँ आई होंगी, गिनी चुनी सी आत्मकथाएँ आई होंगी, और शायद ये मेरा जो है ना ये जो काम है ये इसी पीरियड में, और मैं नौकरी में रहते हुए पब्लिश करा है मैंने। तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, लोगों को डर लगता है वाइस चांसलर एक्शन ले लेंगे। मैंने खुद वाइस चांसलर से इनोग्रेट करवाई, मेरे सेमिनार में बुलाया उनको, मैंने कहा आप इसको इनोग्रेट कीजिए, आप इसको पढ़िए। तो क्या इसमें देखिए हम सच लिख रहे हैं, आप भी पढ़ो, आपको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या समाज है बनाया है आप लोगों ने, और हम सब का रोल है उसमें, हम इसको बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी बनाएं। और भी कई खासियतें हैं। एक खासियत और है इसमें, एक हरियाणवी व्यक्ति की कहानी है ये, मैंने बताया। तो इसमें एक हरियाणवी परिवेश भी देखेंगे आप। कई लोग हरियाणा, यहाँ पंजाब में कुछ धारणाएँ हैं लोगों की, पंजाब हरियाणा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन हरियाणा वाज नेवर बीन है हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ पंजाब कल्चर। अगर हम पंजाब कल्चर के हिस्से होते ना तो हम पंजाबी बोलते होते। हमारी कल्चर हिस्टोरिकली हमेशा अलग रही है पंजाबी में। ये हरियाणा का मैं बता रहा हूँ, ये तो 1858 की बात है। पनिशमेंट दिया गया था हरियाणा के लोगों को, तो बहुत भारी बगावत हुई थी वहाँ, तभी पंजाब में मिलाया गया। उससे पहले कभी ये दिल्ली सूबा का हिस्सा होता था, और दिल्ली असल में हरियाणा का ही एक सिटी है। दिल्ली के लोग मूल निवासी हरियाणवी है। खैर ये हरियाणवी कल्चर से आप रूबरू होंगे, इसमें हरियाणवी मुहावरों से रूबरू होंगे, हरियाणवी जो कहावतें हैं, किस्से हैं, शब्दावली है, वो भी आप देखेंगे। और एक हरियाणवी जो माइंडसेट होता है, मतलब देखिए हर एक कल्चर का अपना एक माइंडसेट बनता है। मैं अभी लिंग्विस्टिक टर्म की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। देखिए पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं, तो लैंग्वेज जब सीखते हैं तो सिर्फ भाषा नहीं सीख रहे होते। ये जो है दरिद्रा का कंसेप्ट है, हम उस भाषा के जरिए पूरी कल्चर, सारे संस्कार घुस जाते हैं हमारे अंदर, हमारा माइंडसेट बनता है उससे भाई। तो मैं हरियाणवी हूँ तो वो मेरा माइंडसेट है, आप पंजाबी हैं ये आपका माइंडसेट है, और उनके अपने बायस भी आते हैं हमारे भी। हालांकि हम सब इंटेलेक्चुअल हैं, इंसान एक बुद्धिजीवी प्राणी भी है, हम हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस भी है कि मेरे अंदर बायस है। इसलिए हमने साइंस बना ली है, परफेक्ट साइंस इसलिए बनाने में कामयाब हुए, इसलिए हमने परफेक्ट लिटरेचर भी रचा है, लिख रहे हम कम नहीं। लेकिन जो भी जैसा भी कल्चर है उसकी तमाम गुण और अवगुण वो सब मेरे अंदर थे, वो सब इसमें दिखेंगे। और साथ ही हरियाणवी व्यक्ति का एक गुण, एक खास गुण बताया जाता है फिल्मों में भी कई बार शब्द, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी आमिर खान की, क्या नाम उसका, दंगल। दंगल में एक शब्द बैठने से बहुत दो की बात है, डायरेक्टर साहब भी आ गए। आइए नहीं इधर आओ, इधर हाथ दो। तो मैं बता रहा था, दंगल जो फिल्म आई है बच्चों, दंगल में एक शब्द आता है कि हरियाणवी व्यक्ति छोरी भी कहते हैं ना, हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं है। वो होता है, उसका गुण बताया, वो होता है धाकड़, धाकड़ बोलते हैं। गाना भी सुना होगा ना अपना, छोरी धाकड़ है ना। तो एक धाकड़ का मीनिंग क्या होता है, जरा मैं ये बताता हूँ सब। धाकड़ का मीनिंग होता है ऐसा एक दमदार कैरेक्टर, स्वाभिमानी कैरेक्टर, लॉजिक नहीं है, जान क्या ले। तो एक स्वाभिमानी कैरेक्टर। देखिए हरियाणवी व्यक्ति के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, पंजाब में तो बड़े बड़े जमींदार होंगे, हमारे यहाँ तो जो जाट भी बहुत बड़े जमींदार नहीं है, वो भी मार्जिनलाइज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ उसका जो डिठोरा है ना, एक शब्द होता है डिठोरा, डिठोरा मतलब उसकी अकड़, उसका स्वाभिमान, उसका गुरु, वो हरियाणवी में होता है। ये वो डिठोरा है जो उसको बड़े से बड़ा लोगों से भी टकराने के लिए मतलब उस लायक बनाते हैं, और कामयाब भी होते हैं वो इन्हीं गुणों के कारण। मैं मेरे स्वाभिमान को कुचलने के पूरे हालात बन रहे हैं, पूरे के पूरे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपना जो स्वाभिमान है, अपना जो धाकड़पना है, अपना जो डिठोरा है, कभी गवाया नहीं। ये भी इसमें आपको दिखेगा कि इस तरह से हरियाणवी व्यक्ति का बनना होता है। तो ये खाली सिर्फ मेरी नहीं है, हरियाणवी लोग दूसरे भी इसको रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। एक बात और 2-3 बातें अभी उठी है कि भाई
जो है अभी सर से मैं बात कर रहा था सुशील जी से, मैंने इसके इनको एक आत्मकथा पटियाला में दी थी पीछे जब हम गए थे वहाँ पे, तो सर ने लेक्चर भी कराया था और मैंने कहा पढ़ना इसको, पढ़ के जो है शायद आप इंस्पायर हों आप और आप भी अपनी लेखनी उठाओगे। तो सर ने आज मुझे ये कहा कि बाप रे बाप, ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक है ये। देखिए सचमुच एक दलित के लिए अपनी कहानी कहना आसान नहीं होता। मेरे लिए वहाँ जब परांजपे साहब चर्चा करवा रहे थे ना, सेमिनार हो रहा था, तो उन्होंने पता है एक बात कही, उन्होंने कहा कि अच्छा है जज साहब ने अपनी कहानी लिखी और अच्छा आदमी अपना जब दुख बयान कर देता है तो उसका दुख हल्का हो जाता है। मैंने कहा सर आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन एक दलित जब अपनी कहानी सुनाता है इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, इस तरह का नहीं होता, असल में उल्टा होता है। मैं वाल्मीकि को मैंने कोट किया, कहा कि वाल्मीकि की जीवन पढ़ लेना आप, वो लिखते हैं उसको जो है एक राजेंद्र यादव ने कहा था कि आप अपनी कहानी लिखो, साहित्यकार थे बहुत बड़े, उन्होंने लिखा 50 पेज लिखे, उसने कहा बट नॉनसेंस, क्या लिख दिया मैंने, इतना मतलब इतना इंसल्टिंग चीज़ें, उसने जला दिए पेज, जरा सोचिए, उसने लिखा मैंने फूक दिए पेज। फिर आया उनका मैसेज, चिट्ठी आई कि भाई आपने लिखा कि नहीं, उसने कहा मैंने तो जला दिया। उसने कहा अरे वो जैसा भी है, वो बोला सर बहुत अपमानजनक है, वही तो लिखना है, वही तो समाज के सामने लाना है हमें, आप लिखो बिल्कुल फ्री माइंड। उसको 2-3 बार इंस्पायर किया, तब जाके उसने लिखने की हिम्मत कही, उसने खुद लिखा है कि मैंने किसी तरह वो पेज है ना लिख के और पोस्ट कर दिए, लेटर बॉक्स में डाल दिए। और उसके बाद इतिहास है, आप जानते हो पब्लिश हुआ कितना बड़ा, पूरी दुनिया में गया और चाइना में कहाँ कहानी प्रसिद्ध, मतलब उस पर चर्चा हुई। सर तो सर जो कह रहे थे ना कि, और वहाँ मुझे परांजपे साहब कह रहे थे कि मैंने कहा सर ये उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, ये उस ट्रॉमा को दोबारा जीना है, उस ट्रॉमा को आप दोबारा, ये तो एक बार तो झेल दिया मैंने, इसमें ऐसी सी बात बताई जो कभी किसी को नहीं बता सका, ना अपने माँ बाप को बता सका, ना अपनी पत्नी को, तो लेकिन अब मैंने बताई है, क्यों? क्योंकि मैं उस लेवल पे, उस मैच्योर लेवल पे जब आ गया, एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर एस्टेब्लिश हो गया, तब मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैं लिखूँ, क्योंकि ये समाज की धरोहर है, ये मेरी कहानी मेरी नहीं है, मैं अपनी राम कहानी ना बताऊँ, बिल्कुल मैं कभी नहीं बताता, लेकिन दलित आत्मकथाएँ जितनी भी लिखी गई हैं, इन्होंने समाज को सभ्य बनाने में योगदान दिया। जो दलित पूर्वाग्रह खत्म करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम इस ट्रॉमा से दोबारा गुजरने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ और बताऊँ सर, आप जो कह रहे थे ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हिम्मत करना, बताओ अब मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो बता रहा हूँ, हो सकता है आपको उस समय ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा जब लिखोगे दोबारा, लेकिन अब मुझे जो हो रहा है ना, देखिए दलित आत्मकथा एक लिबरेटरी भी है, ये एक मतलब एक मुक्तिदायी भी है। लिबरेटरी कैसे? सबसे पहले मेरे लिए कि मैं उस चीज़ से निकल गया हूँ, अब मैं मुक्त फील कर रहा हूँ। जो कुंठाएँ मुझे, देखिए मेरे सपनों में आती थी वो चीज़ें, तो वो कुंठाएँ जो मैं अंदर ही अंदर मुझे जो, अगर आप फ्राइड को पढ़ो तो वो माइंड भी 3 तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, मतलब मैं उसको दबाए जा रहे हैं, पहले वो सब अनकॉन्शियस में गया, मतलब सब कॉन्शियस में अल्टीमेटली अनकॉन्शियस में चला गया, तो वो सपनों के रूप में प्रकट होगा, जो है सपनों में अचानक ही उठ जाओगे, चौंक के रोने लग जाओगे, ऐसी चीज़ें। मैं ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा महिमा मंडित नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ जब निकल जाती है ना, आपने अपनी निकाल दी तो आपका लिबरेशन होता है। सबसे पहले आप आज़ाद हो गए उस भावना से, उस अपमान से आप आज़ाद हो गए। नंबर 2 तो सब बैठिए। दूसरी चीज़ ये, बाकी जो दलित वर्ग के और लोग हैं खासकर, क्योंकि ये उनके लिए भी लिखी गई है, वो प्रेरणा ले, वो भी इस चीज़ को ये ना माने कि भाई ये हमारे दलित समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हीन भावना जो है ना वो बनी रहती है। इसका भी कारण है हीन भावना, क्यों अपनी कास्ट क्यों छिपाते हैं। वो पियर गॉर्डियो लिखते हैं, फ्रेंच थिंकर हैं, कि कैपिटल भी 3 तरह की होती है, एक इकोनॉमिक कैपिटल, एक सोशल कैपिटल, एक कल्चरल कैपिटल। अब ये जो कास्ट है कुछ लोगों के लिए तो कैपिटल है, अपर कास्ट के लिए तो कैपिटल है, वो जाके गर्व से बता देते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा मिलता है ना। दलित के पास तो नहीं है, उसके पास तो डिसेबिलिटी बन जाती है। अब एक दलित व्यक्ति चाहे कितना ही कामयाब हो, काबिल हो, जब उसकी कास्ट अगर वो बताएगा तो उसकी तो आधी ताकत खत्म हो गई। तो ये सोशल कैपिटल, देखिए थिंकर्स को पढ़ा ना, जब मैंने एडवांस स्टडी में बहुत पढ़ा मैंने वहाँ, मैंने 2 सालों में इतना ज़्यादा पढ़ लिया जितना पिछली ज़िंदगी में शायद नहीं पढ़ा होगा।
जब ये लोग इन लोगों को पढ़ते हैं, जब सही विजन मिलता है, आप थोड़ा वेस्टर्न थिंकर को पढ़ना शुरू करिए। आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत बात हो रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भी होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वेस्टर्न नॉलेज से अगर आप बचे रहे तो कुछ भी नहीं है आपके पास, ये बता दो, क्योंकि सारी मॉडर्न साइंसेज, मॉडर्न फिलोसफी सब वहीं से आती है। तो एक चीज़ ये है सर, ये लिबरेटरी इन लोगों के लिए जो अपनी हीन भावना से ग्रस्त हैं, उससे निकालना है ना भाई। इसमें दलित होने में, चमार बंदी होने में क्या दोष क्या है? मैंने इसमें किस्सा लिखा है कि एक बार रेल से मैं आ रहा था और एक पंडित जी मेरे साथ चर्चा करने लगे, शास्त्री पंडित थे, सामने बैठे, अचानक कास्ट पूछ ली उन्होंने। वैसे तो मेरे से काफ़ी प्रेस हो चुके थे मेरी बातों से, लेकिन कास्ट पूछ ली, कास्ट हमारी बीमारी है, पूछ रहा ही है। मैंने कहा सर मैं तो भंगी हूँ। मैंने उनको जान के कहा, ये सत्य के साथ खड़ी होकर गांधी की तरह मैंने किया, मैं बाई चांस कमाल कास्ट से आता हूँ। मैंने कहा सर मैं भंगी हूँ। उन्होंने कहा शिव 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 4 बार कहा। मैंने कहा पंडित जी आपने ऐसे क्यों किया? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा सर मैं भंगी हूँ तो हूँ, इसमें मेरा क्या खोट है? इसने पंडित जी ने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो अम्बाला में, मैं चंडीगढ़ से जा रहा था कुरुक्षेत्र, और अम्बाला में वो उतरा, वो दूर तक वो व्यक्ति मुझे देखता जा रहा है। हमने ये जो स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, क्योंकि भंगी ऐसे होते हैं, दलित ऐसे होते हैं, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, वो स्टीरियोटाइप तोड़ दिया था मैंने उसका। एक भंगी भी बड़ा विद्वान हो सकता है, एक दलित भी विद्वान हो सकता है, और दलित को इस बात में गर्व होना चाहिए। जितना सहज भाव से मैं आप लोगों को कह देता हूँ, मैं हर जगह कहीं भी मैं लोग पूछते हैं, मैं अपने आप को भंगी ही बताता हूँ, क्योंकि समाज के अपनी व्यक्ति से रिलेट करो अपने आप को। तो डॉक्टर साहब मैं आप वाली जो बात है ये थोड़ा पूरी करूँ। लिबरेटरी ये दलित वर्ग के लोगों के लिए भी है, इसके अलावा लिबरेटरी या पूरे समाज के लिए, खासकर अपर कास्ट के लोगों के लिए भी होता है। कैसे? वो लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, हाई कास्ट, वो एक गलत आइडियोलॉजी को ढो रहे हैं, जातिवादी विचार। वो जब इसको पढ़ेंगे ना तो उनको ये रियलाइजेशन होगा कि हम गलत विचार के बंधन बने हुए थे, उनकी भी मुक्ति होगी। ये पूरे समाज के लिए, जिसको कहते हैं ना दवा है, दलित आत्मकथा पूरे समाज को क्योर करती है। इसको इस तरह से मत सोचिए आप लोग भी जो नॉन दलित बैकग्राउंड के हैं, ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ दलितों का ही कहानी है ये हम सब के लिए जरूरी है। इस तरह का साहित्य, जिस तरह से जेंडर लिटरेचर जरूरी है, जिस तरह से एथनिक लिटरेचर जरूरी है, ट्राइबल लिटरेचर जरूरी है, पीजेंट लिटरेचर जरूरी है ना। हर कम्युनिटी का लिटरेचर, हर क्लास का, वो सब अल्टीमेटली मानवता तक ही ले जाता है। असली पर्पज तो मानवता जगाना है, असली पर्पज हमारे अंदर का जो मानव है, यानी जो सब है समाज में सीमित हो जाती है, वो बनाना है। दोस्तों काफ़ी बातें मैंने कह दी हैं, तो मैंने ब्रीफली जो है इसका एक आइडिया बताया कि हाउ दिस आइडिया इवॉल्व इन माई माइंड, और क्यों ये आत्मकथाएँ जरूरी होती हैं। मैं आपसे लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब हो सके तो 212 रुपये में कितना भी नहीं आता, आप इसको खुद खरीद के पढ़िए। कई लोग उदाहरण पढ़ते हैं किताबें, तो हमारी परंपराएँ हैं, मतलब आदतें हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। इसके बाद कोई अगर सवाल है किसी का, चर्चा के तौर पर बोले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जैन साहब। हमारे बीच में डायरेक्टर साहब भी पहुँच चुके हैं। आपकी गैरहाजिरी में त्यागी ने सेंटर के बारे में काफ़ी डिटेल बता दिया है, बहुत अच्छी बातें। मतलब ये हम जो पहले भी मैंने बातें रखी या बहुत कुछ बातें रखी, हमको जो चीज़ हमें इसका ये अर्थ नहीं है, बहुत अच्छी लगी, मैं तो खिल गया क्योंकि मैंने ये पढ़ी और बचपन से लेके आपको तो उस तरह फ्लो बहुत है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं लिटरेचर का बंदा नहीं, लेकिन मुझे तो इतना पंजाबी दलित आर्ट वगैरह में इतना फ्लो नहीं लगा कि आप छोड़ ही नहीं सकते इसको पढ़ने। तो बहुत अच्छी बातें हैं और हमारे लिए क्रिएटिविटी हमेशा ही जिंदाबाद है। सेकेंड उसका वो भी तो मैं प्रोफेसर राजीव वर्मा से लास्ट में हाँ जी। सो प्रोफेसर पी नंदर सिंह जी, प्रोफेसर सुशील कुमार जी, प्रोफेसर मोर त्यागी, कमलजीत जी, एंड
बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सत्कार के पात्र सरवर कुमार चहल। मैं पंजाबी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत आई, तो फिर भी मैं हिंदी में बीच बीच बस। सो आज का मौका बहुत खास है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हमेशा जो इस तरह की गोष्ठी है वो इसलिए सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट लगती है कि इसमें हमें व्यक्ति और सोच दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। एक व्यक्ति राइटर और उसकी जो सोच उसकी किताब, व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है। और डॉक्टर साहब मैंने हमेशा अपने अकादमिक जीवन से ये सीखा है कि जो इंटेंसिटी राइटिंग में होती है वो स्पीच में कभी नहीं आ सकती। और मेरा यकीन है कि जब आप ये किताब पढ़ोगे या मैं पढ़ूँगा तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो यहाँ आधा घंटा अपने विचार रखते हैं, इस किताब की हर एक पंक्ति इस आधे घंटे से ज़्यादा वजन रखती है, क्योंकि राइटिंग सोच से निकलती है और वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। ये राइटिंग की विशेषता है। और जब भी और हम, क्योंकि गोष्ठी से पहले छोटी गोष्ठी हो जाती है जब हम भीमेंद्र जी के कमरे में बैठते हैं, वहाँ हम ऑलरेडी एक छोटी गोष्ठी कर चुके हैं और उसमें हमने ये आपस में डिस्कशन की कि टेक्स्ट जब लिखा जाता है उसके बाद वो रीडर की प्रॉपर्टी है, फिर वो सदियों तक, क्योंकि टेक्स्ट जब लिखा गया तब वो टाइम स्पेस के दायरे तोड़ के और हमेशा के लिए रीडर का बन जाता है। फिर रीडर किसी स्थान पे, किसी जगह पे, किसी युग में उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं। he can respond to the text in his own way. So इसके बाद मुझे आज मैं किताब को धीरे धीरे देख रहा था, साथ में यहाँ विद्वान लोगों की चर्चा सुन रहा था। उसमें से मुझे एक बात बड़ी आज मेरे दिमाग में आई कि इस तरह की किताब क्यों सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि ये कास्टिज्म है क्या। मुझे लगता है कास्टिज्म सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इट इज़ अ डिनायल ऑफ ह्यूमैनिटी। आप देहवाद पुरातन समाज में एक जोड़ने का तरीका था, जिससे ये हमें एहसास होता था कि हम सब एक शरीर है, देह है। उसी देहवाद को जब आप डिस्क्रिमिनेशन का बेस बनाते हो और एक ग्रुप को, एक कास्ट को, एक जेंडर को, एक क्लास को आप कहते हो कि आप इंसान नहीं हो, आप लेसर ह्यूमन हो, आपको ये राइट्स नहीं है। मैंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कभी एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं अपर कास्ट से हूँ और मैंने अपर कास्ट का चश्मा पहना है, हमेशा पहन के रखता हूँ। कभी बड़ी कोशिश करके वो चश्मा उतारता हूँ, फिर नई सच्चाइयाँ नजर आती। अपर कास्ट का चश्मा उतारना बड़ा मुश्किल है। कास्ट की कभी कभी जो मेरे से अमीर हैं अक्सर कई बार मजाक उड़ा देते हैं, वो एक्सपीरियंस किया है। और जो कास्ट, जेंडर, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डबल मार्जिनलाइजेशन। और आज मैं आपको एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात जो अभी बैठे बैठे मुझे समझ आई, जो इस टाइटल के साथ जोड़ के
जख्म अभी ताज़ा है, उसके साथ जोड़ के मैं करना चाहूँगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट की है, जेंडर की है, वो सिंगल नहीं है, डबल है। वो डबल मार्जिनाइजेशन है, क्योंकि कास्ट क्लास आधार है और उसके ऊपर आप जाति, जेंडर जोड़ते हो। अकेली डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की या उसकी कभी नहीं होगी। लेकिन आज जो बात मुझे बात समझ आई, जो मैं आप इस टाइटल के साथ जोड़ के करूँगा कि क्लास की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाती है, कास्ट और जेंडर की नहीं होती। इसीलिए जख्म अभी ताज़ा है। आप सुनो उनको कैसे बोल रहे हैं। जख्म क्यों ताज़ा है? एक जवाब सर ने दिया कि जब आप लिखते हो आपको दोबारा से जीना पड़ता है। कि पीछे एक लाइन लिखी है कि जब आप लिखते हो आपके दिल में कील की तरह वो मेमोरीज जो हैं कील की तरह चुभती हैं। और दूसरा कि कास्ट क्लास ख़त्म हो जाती है, कास्ट नहीं होती। अभी बताया कि प्रोफेसर बनने के बाद भी लोग मुझे उस चश्मे से देखना बंद किए जो मैंने पहना। और तीसरा, इनको जस्टिस मिल गया होगा, सोशल जस्टिस अभी नहीं मिली, इसीलिए जख्म मिलता है। सोशल जस्टिस अभी भी एक अधूरा सपना है। लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दो ही डिप्रेशन के दो सॉल्यूशन है, एक साइलेंस, एक स्पीच। साइलेंस आसान है, स्पीच बड़ी मुश्किल। साइलेंस बहुत आसान है, चुप कर जाओ। अगर हर आदमी लिखने लग जाए, बोलने लग जाए, मेरा ख्याल है समाज बदल। जोसेफ कॉनरेड की मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारी सर की मैडम की आज हुआ है प्री सबमिशन, मैं उनका गाइड हूँ। तो जोसेफ कॉनरेड की एक बड़ी सिग्निफिकेंट, सारे पढ़ना, उसका नाम है अपना हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अबाउट इंपीरियल रूल, कलोनियल रूल। और वो पहली दूसरी लाइन में कलोनियल रूल को बड़ी आसान शब्दों में डिस्क्राइब किया। व्हाट इज़ कलोनियल रूल? Colonial rule is taking it away from those who have flatter noses and giving it to them who have slightly fair skins. वो कहता है जिनके नोज थोड़े चपटे हैं उनसे ले लो। और वो बताता है कैसे बॉडी है, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन का आधार बॉडी है, चाहे रेस है, चाहे कास्ट है, चाहे जेंडर है, वो बताता है। और फिर एक उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला एपिसोड है उस टेक्स्ट में। जोसेफ कॉनरेड यूक्रेन ओरिजिन का राइटर है, जो जिसने इंग्लिश बहुत लेट सीखी और फिर अंग्रेजी में लिखा। और आज हार्ट ऑफ डार्कनेस ट्रायल के साथ और काफ्का के ट्रायल के साथ और दुनिया की बेहतरीन 100 किताबों में से कमाल की है। और उसमें फिर सिलेबस का पार्ट आगे जाके एक एपिसोड आता है जिसमें वो अफ्रीका में सेटिंग है उसकी। एक तो अफ्रीका में जो अंग्रेज़ हैं, बेल्जियम लोग कॉन्गो में, जो वहाँ के अफ्रीकन लोग हैं उनको तरह तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो कहानी है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो सफ़र कर रहे हैं, जो मास्टर्स हैं अंग्रेज़ ब्लैक लोगों के साथ किश्ती में जा रहे हैं और कई दिन निकल जाते हैं, उनको कहीं आगे जाना है। वो उसके दिमाग में आता है, जो नरेटर है मार्लो के दिमाग में आता है, कहता है इन्होंने तो इतने दिनों से कुछ खाया नहीं, जो ब्लैक जो किश्ती चला रहे। और कहता इनका हिप्पोपोटामस का मीट था, वो हमने फेंक दिया या ख़त्म हो गया, और दे आर स्टार्विंग, या भूखे हैं। और वी नो इट फॉर अ फैक्ट के कैनिबल्स हैं, इंसान को खाते हैं मार के, इन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा? कहता ये भूख काट रहे हैं, मुझे नहीं मार रहे। फिर वो कहता मैंने ध्यान से देखा कि इनकी नज़रों से मैं कितना गंदा दिखता हूँ, जैसे जो मेरी चमड़ी है इतनी गंदी लगती है इनको, ये मुझे खाते भी नहीं। ये है रेस।
ये उसकी सच्चाई है। ये सब बनाया हुआ है। चंडीगढ़ बॉडी तो जो बात है कि स्ट्रक्चरल ऑपरेशन को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप ऑपरेशन तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं जेंडर बेस्ड जो इनको फेस करते हैं, उनको पता है कि इसको रेजिस्ट करना ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। कोशिश की जाती है लेकिन स्ट्रक्चर, क्योंकि वो समाज के स्ट्रक्चर के साथ बन गया। सब ऐसे मालूम और लास्ट में मैं बस एक बात और कहूँगा कि जैसे मैंने जब ये किताब बीच बीच में से पढ़ रहा था तो सर ने खाने को लेके, जीने को लेके, समाज को लेके, तो मुझे लगा कि ये जो शोषण है ये हार्ड फैक्ट नहीं है कि आपके किसी ने मारा जोर से, ये रोज़ जीना पड़ता है। वो सर ने पिक्चर दिखाई है कि रोज़ जीना पड़ता है, रोज़ मरना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में नजर आई। एवरीडे फॉर्म ऑफ ऑपरेशन जेम्स कोड का तब्दीली। और आप इसको होमोजेनाइज नहीं कर सकते। होमोजेनाइज करना गलती है कि दलित एक्सपीरियंस एक तरह का होता है, नहीं, जितने दलित उतने तरह का। ये पॉलीफोनिक डिस्कोर्स है। जब कोई दलित अपनी कहानी लिखेगा आत्म, उसमें नई बातें नजर आएंगी। बहुत आपको सर बधाई, बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ेंगे हम सब। और मैं दुआ करता हूँ कि ये किताब बहुत प्रसिद्ध हो। और मुझे लगता है मैंने हिंदी भी ठीक ही बोल दी। बहुत अच्छा थैंक यू। आपने सुलेमान सिंह झब्बर का नाम सुना है? वो भी थैंक यू प्रोफेसर अजय। इस तरह बच्चों को तो सवाल भी हाँ, बिल्कुल हम बस अब लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो कुछ रिसर्च स्कॉलर जो आए हुए हैं, सबसे पहले मैं कमलजीत जो कि रिसर्च स्कॉलर है, फिलोसफी में PhD करते हैं, बहुत ब्रीफ में आपकी टिप्पणी और बाकी और हो सके तो सवाल की फॉर्म में ही हाँ नहीं, सवाल तो मेरा नहीं है, चल थोड़ा इतनी तो सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत ही बधाई कि जो एक खासतौर पे कई सारे फर्स्ट इस किताब में बताया सर ने, मैं हरियाणा से बैठी ये अपने आप में फर्स्ट की एक अहमियत, ब्रेकिंग द आइस वाली जो अहमियत होती है, उसके बाद फिर खुल जाता रास्ता कि बहुत लोग चलते हैं। जो पायनियरिंग वाला भाव है तो उसके लिए विशेष सर मेरी तो ऑब्जर्वेशन इतनी है कि इसकी इम्पोर्टेंस जैसे कि वुमेन की है बहुत ही तरह से इम्पोर्टेंस है। एक तो लाइन याद आ रही थी, किसी ने कही है, उन्होंने कहा कि आर्ट जो होती है वो आर्ट के लिए लिटरेचर के लिए बिल्कुल सही बात है। आर्ट का काम जो है ये इट्स टू डिस्टर्ब द कंफर्टेड एंड टू कंफर्ट द डिस्टर्ब। जो डिस्टर्ब हुआ है उसको कंफर्ट देना, जो लिबरेशन का इफेक्ट है, गेटिंग लिबरेटेड, ये लिख दिया गया। जो मेरे साथ हुआ, चुपचाप हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, मैंने सहा, अब लिख दिया गया, अब इतिहास इसका फैसला करेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया गया है तो सिर्फ ये यही रह जाएगा। इसके ऊपर पीएचडियाँ होगी, इसके ऊपर शोध होगी, इसका हिसाब मांगा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ नहीं रहती, इसका हिसाब मांगा जाएगा। दूसरी चीज़ की जो जैसे सर ने कहा कि हम एक चश्मे में से, प्रकाश चश्मे में से देखते हैं, उनके लिए डिस्टर्ब होना बड़ा ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि गंदगी कैसे जी जाती है। मेरे को एक पार्श की बात याद आ रही है, हमारे यहाँ कवि हैं, उन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी, उसमें कहता है कि मेरे को ये तो नहीं पता, हमने जो भी कहता सीखा है सौंदर्य के बारे में वो अपने से ऊपर वालों से ही सीखा है। हमें नहीं पता कि अलग कोई और सौंदर्य शास्त्र है, हमने ऊपर वालों के ही सौंदर्य शास्त्र को अपना सौंदर्य शास्त्र बना। कहता मेरे को ये तो नहीं पता कि हमारा सौंदर्य शास्त्र कैसा होगा, तो मेरे को ये ज़रूर पता है कि मैं उनके सौंदर्य शास्त्र में ऐसी तब्दीली बचा दूंगा कि एक नया सौंदर्य शास्त्र लिखा जाना ज़रूरी होगा। ये मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें। तीसरी
दूसरी बात मुझे जो लगता है जरूरी कहनी यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की चर्चा हम उस कमरे से लेके यहाँ तक करते आ रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स जो हैं उनके अंदर ही एक सब्जेक्टिव ट्रुथ जो है वो बहुत सारे सब्जेक्टिव ट्रुथ मिला के भी एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बन जाता है। इंटेंशन तय करती है कि किस ट्रुथ को हम सब्जेक्टिव बोलेंगे और किसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फिनोमिनोलॉजी है, ये जो अपने एक्सपीरियंस के अंदर से दुनिया को देखना और सबके एक्सपीरियंस के अंदर से दुनिया दे तो न्यूटन के भी तो एक्सपीरियंस के अंदर से ही ग्रेविटी थी, उसने बाकियों की एक्सपीरियंस को भी डिस्क्राइब कर दिया। तो ऐसे ही सबको अपने अपने एक्सपीरियंस को बोल देना चाहिए ताकि कईयों का औरों का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब हो जाए। और ये सारी डिस्क्रिप्शन जुड़ते जुड़ते आजकल तो यहाँ तक बात हो रही है, वो हरारी की बड़ी चर्चा होती है, वो कह रहे हैं कि स्टोरी है, ह्यूमन बीइंग स्टोरी टेलर है। हम साइंस भी कहते हैं तो हम एटम की स्टोरी कह रहे हैं, हम केमिकल्स की स्टोरी कहते हैं, हम ह्यूमैनिटी की स्टोरी कहते हैं तो शब्द नहीं बन जाता, तो हम स्टोरी ही कह रहे हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग की स्टोरी कही जाती है और उसमें से खास तौर पे जिनको डीह्यूमनाइज कर दिया गया उनकी स्टोरी कही जानी कि ह्यूमन बीइंग होने की परिभाषा तय कर दी। तो इतना ही मुझे लगता है कि ये मेरे को लगा कि जरूरी है कि इसके बारे में कोई सर एक मिनट ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਸਨਮਾਨ ਅਜੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ अच्छा नहीं सर ने ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਸਰ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ पहले जाना चाहते नहीं तो मेरे को 5 मिनट है डायरेक्टर साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਏ इसके बारे ਗੱਲਬਾਤ साड़ी बहुत ही सत्कारयोग सरवर कुमार चैल जी, जिन्हों की पुस्तक आत्म कथा के उत्ते आप रकम अभी ताज़ा है, एक गलत आत्म कथा के बारे में आज विचार चर्चा कर रहे हैं। और प्रोफेसर वर्मा जी, प्रोफेसर सुशील जी, प्रोफेसर मोहन त्यागी जी, कवलजीत जी, विद्यार्थी साथियों, सब तो पहला मैं चैल साहब का वर्ल्ड पंजाबी सेंटर के इस महत्वपूर्ण पुस्तक के उत्ते बहुत ही जो मैं सुन रहा जो भी मैं मिलना है, मैं मीटिंग में जाना पाया, पर बहुत ही गंभीर चर्चा चल रही थी और बहुत ही जो मीनिंगफुल विचार चैल साहब ने सानू दसे ने। मैं कुछ इदा ही दसना चाहना कि जी हिस्टरी है, खास तौर पर इतिहास जोड़ा भारतीय इतिहास है, वो जी खास चीज़ सानू समझने वाली है वो यही है कि जात पात जी वर्ण व्यवस्था तो शुरू होकर फिर जाति व्यवस्था तक पहुँची। और ये भी कहा जाए जाति क्यों नहीं जाती, और मोहन राकेश जी का नाम लिया, हंस के लंबी परंपरा दलित विमर्श जिन्होंने किया गया उस वे एक बहुत बड़ी आपकी परंपरा हिंदी में चली, वो भी हमने पढ़ी हंस में। और उसके बाद मराठी में, पंजाबी में बहुत से लोगों ने, वाल्मीकि जी ने जीव वगैरह लिखी, आत्मकथाएँ आने लगी। पहले क्या था कि इतिहास को यही देखा गया कि जो बड़े लोग हैं वही लिख सकते हैं, वही इतिहास रचते हैं, मगर जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी ये ख़ास बात ये है कि उन्होंने आम लोगों की आम आत्मकथा के बारे में हमें बताया। पहली बार हमें पता लगा कि सदियों से जो नपीड़ा हुआ हमारा भारतीय, हमारे जैसा ही जो लोग हैं वो कैसे जीते रहे और उनकी हिस्ट्री क्या रही, वो बहुत अलग जो चीज़ें लिटरेचर जो पहली बार हमें सामने आया वो मॉडर्नाइजेशन के दौर में। और उसके बाद लगातार हम कह सकते हैं कि उसी परंपरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी जो आत्मकथा है वो भी आई, बहुत से बड़े वेटिंग फॉर वीज़ा। सो बहुत मतलब एक
अलग तरह की जो लिटरेचर है, एक अलग तरह की सोशोलॉजी है, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है, अलग तरह की जो कह सकते कला है ये। सो हमारे गुरु नानक साहब से मैं बात अपनी समझाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जो लिटरेचर होता है वो उसको स्टैंड लेना पड़ता है, कोई ना कोई उसकी अपनी विचारधारा होती है, और उन्होंने भी स्टैंड लिया, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक सिंह के संग साथ वटिया सोच। सो एक परंपरा पंजाबी में भी चली, गुरुओं की परंपरा, और उसके बाद हमारी गदर पार्टी की परंपरा है, हमारी जो प्रगतिशील मूवमेंट चली उनकी भी यही परंपरा है कि जो पूरेस्ट ऑफ द पूर है, जैसे इस किताब में जिक्र किया गया है जीवनी में, उनके बारे में आप कैसे बता पाओगे, उनका सच क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि लिटरेचर का, आत्मकथा का जो असली मीनिंग होता है वो सच की पेशकारी है। गुरु साहब ने भी लिखा है कि धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। सो जो सवाल है कि सच क्या है? सर का सच अलग है, हमारा सभी का, जैसे प्रोफेसर वर्मा जी ने बताया कि जो भी लोग लिखेंगे उनका अपना सच होगा, मगर कुछ चीज़ें हैं कि सच को लिखने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए। पहले तो सच को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि सच क्या है। मार्क्स ने लिखा है कि ट्रुथ इज ऑन द होल, उसको टोटलिटी में समझा है। एक तो ये है, एक है दूसरा है कि सच को अगर आपके पास सच सब की समझ है तो उसको लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, अगर आप में हिम्मत है तो सच को लिखने की कला होनी चाहिए आपके पास। ये कला भी है, या कोई नारेबाजी तो नहीं होगी, वो सिर्फ आप ऊपर से उसको पेश तो नहीं कर दिया। कला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो सच लिखने का एक टाइम होता है कि आपने सच कब लिखना है। तो इस करके आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पुस्तक में बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको झंझोड़ेंगी, और सच हमेशा झंझोड़ता है, और सच जो रूलिंग क्लास होती है उनके खिलाफ खड़ा भी होता है। वो भी ज़रूरी होता है कि आप सच लिखने का, जो आपको जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मोड़ी आओ, मार के पैर खरीद जाए, सिर दीजिए कान। सो सच लिखने के लिए आपको हिम्मत जो है जुटाई है सर ने। तो मुझे लगता है कि आप बधाई के पात्र हो सर, कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका आगे भी जो आप पार्ट लिखना चाहते हो सेकंड, वो ज़रूर, अगर हमें पहले पता होता तो हम एक बड़ा सेमिनार कर सकते थे, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा और प्लानिंग के साथ हम इस पर, क्योंकि ये किताब मांगती है, ऐसी किताबें पंजाबी में भी होनी चाहिए इसका अनुवाद। जैसे वाल्मीकि जी का झूठ हुआ पंजाबी में बहुत बिकी है वो किताब, और ये किताब भी पंजाबी में अनुवाद होकर अगर आएगी तो इस पर चर्चा ज़रूर होगी, और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी ये जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थन इंडिया है या पूरा इंडिया इस समस्या से ग्रस्त है, ठीक है ना, और पिछले लगभग 5000 सालों की हिस्ट्री है वो, और उसको कैसे पेश करना है ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार फिर जैद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि किसी विभाग में पंजाबी वर्ड सेंटर में आते रहेंगे, और हम छोटा सा एक सेट और ये आपको देना चाहते हैं। बहुत बहुत मेरा टाइम बस एक फोटो खिंचा लो, फोटो शेयर कर देना। नहीं, ये त्यागी नहीं कर